गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप महसूस कर रहे होंगे कि दीपावली का एक दिन बीत गया, आप लोग काफ़ी एंजॉय किए होंगे। एंजॉय करना भी चाहिए। कभी कभी जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पर बैचलर में रहते थे तो हम लोग महसूस करते थे कि घर नहीं जाएंगे, यहीं पर रह गए। कि घर जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती है, और आपके जो और साथी हैं वो घर चले गए। दुर्गा पूजा हो गया, होली हो गया, दीपावली हो गया। तो मैं करीब कई बार महसूस किया कि मैं यहीं पर रह गया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि नहीं जाने से नुकसान ही हो जाता था। सारे स्टूडेंट चले गए, पढ़ाई का माहौल बिगड़ गया, और आप यहीं पर रह गए। चारों तरफ कोई आपका अपना है नहीं। तो मैंने महसूस किया कि ऐसे में घर ही चले जाने से अच्छा था, क्योंकि आप एक ही 2 दिन में फ्रेश होकर लौट आते हैं और उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई में आप काफ़ी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए फेस्टिवल का जीवन में काफ़ी महत्व है। मुझे री एनर्जेटिक होने के लिए फेस्टिवल टाइम देता है। इसलिए आप भी फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, जम के एंजॉय कीजिए। दीपावली है, छठ है, लेकिन उसके साथ अपने लक्ष्य को भूलने की कोशिश मत कीजिए। इसलिए हैप्पी दिवाली। आपने एंजॉय किया, अच्छा काम किया, फिर से आप अपने रूटीन में धीरे धीरे एडजस्ट हो जाइए। घर में रहने के बाद इंटरटेनमेंट भी और पढ़ाई भी, दोनों। और अगर आप पढ़ाई में, आप घर में भी हैं, 2-2 घंटे का भी आप अभ्यास करते हैं तो आप पढ़ाई से दूर नहीं होते हैं। और पूरी तरह से किताब अगर बंद करके 1 वीक अगर आप बैठ जाते हैं, आप समझ लीजिए कि 1 मंथ आप बैक हो गए। इसलिए घर में है, एंजॉय भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। मैंने कल हिस्ट्री का सिलेबस एनसीएल को क्लियर किया था। मैं अभी कोशिश करता हूँ मेडाइवल और मॉडर्न दोनों को क्लियर कर लेने का। ओके, आइए देखते हैं सिलेबस को। एंशिएंट हो गया था। एंशिएंट को मैंने बताया था। अब सेकेंड में देखिए, मेडाइवल इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत। यह है 1206 से 1707 ईस्वी। ठीक है, 1206 से 1707 ईस्वी। और इसमें 2 भाग हम पढ़ेंगे। एक भाग होगा दिल्ली सल्तनत, और एक भाग हो जाएगा मुगल पीरियड। मुगल यानी मुगल काल कहिए या मुगल
एम्पायर के लिए, साम्राज्य के लिए। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट को क्लियर कर देता हूं मैं। नंबर 1, दिल्ली सल्तनत। स्टूडेंट्स, अब गौर करेंगे एक बात को कि कहीं कहीं एरर आ जा रहा है, लेकिन मैं उसे डिलीट नहीं कर रहा हूं। मुझे डिलीट करना आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग क्लास का आनंद लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि डेमो के लिए, तो डेमो में यही काम होता है। आप एक ऐसा परफॉर्मा बना के रखते हैं, उसमें आते हैं और 10 मिनट 20 मिनट का एक आकर्षक लेक्चर आप देते हैं और स्टूडेंट मनमोहित हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें क्या दिया जाएगा, ढेर सारी दिक्कतें आ जाती है। इसलिए आप एंजॉय कीजिए, क्लासरूम का एंजॉय कीजिए, डेमो क्लास का एंजॉय मत कीजिए। मैं किसी भी स्टूडेंट को डेमो प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप मेरे पास अगर इंटरेस्टेड हैं, आप एडमिशन लीजिए, 1 वीक क्लास लीजिए मेरे पास, और डिफरेंट टाइप से क्लास लीजिए। और क्लास लेने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे पास आपको नहीं पढ़ना है, 1 वीक में जिस भी टाइम में आप कहेंगे, आपको मैं और 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर यहाँ से लौटा दूँगा, और किसी को कॉल करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपके पैसे की फुल गारंटी है मेरे पास। इसलिए डेमो नहीं, क्लासरूम का एंजॉय कीजिए, फुल सिलेबस का एंजॉय कीजिए। क्योंकि डेमो क्या होता है कि 10 मिनट का 5 मिनट का एक स्लॉट हम बनाते हैं और उसमें कुछ ऐसा देते हैं कि स्टूडेंट आकर्षित हो जाता है, वो बात नहीं है। इसलिए पूरा घंटा पढ़ाने में स्टूडेंट को पसीना, टीचर को पसीना छूट जाता है जब वो आपके सामने आई कांटेक्ट करता है। तो दिल्ली सल्तनत, और इस दिल्ली सल्तनत में नंबर 1 गुलाम वंश, टाइम दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये हो गए आपके, इतने वंश को हम लोग को पढ़ना है, जहाँ पर अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हो गए और इधर से बाबर भारत की ओर आ रहा है। दोनों के बीच में पानीपत का फर्स्ट वार। ऐसे तो पानीपत के तीनों युद्ध भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, ठीक है, जिसमें से पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, और बाबर की मात्र 12,000 की सेना ने इब्राहिम लोधी की लाखों की सेना को पराजित कर दिया। इसी तरह आप भी एक रण योद्धा है, और उस रण योद्धा में कुशल नीति जिसकी होगी वही आगे सफल होगा। इसलिए आप भी एक कुशल रणनीति अपनाइए और कम समय में अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न कीजिए। नेक्स्ट इसी में पढ़ना हम लोगों को मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत को हमने साम्राज्य नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि वहां अलग अलग वंश आता चला गया और अलग अलग वंश ने शासन किया। लेकिन मुगल साम्राज्य हम इसलिए लिखते हैं
कि बाबर के ही खानदान का पूरा वंश परंपरा ने शासन किया। जैसे मौर्य एम्पायर देखते हैं, पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, ठीक है। उसी तरह गुप्त साम्राज्य जिसमें गुप्तों ने ही शासन किया, और उसके बाद मुगल साम्राज्य। इसमें हम लोग पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य में नंबर 1 बाबर को, नंबर 2 हुमायूं को, नंबर 3 अकबर, नंबर 4 जहांगीर, नंबर 5 शाहजहां, नंबर 6 औरंगजेब। इसमें से दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य से आपको कल्चरल क्वेश्चन रहेगा, राजनीतिक इतिहास से क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि यूपीएससी ने साफ साफ कर दिया है बीपीएससी में पूरा का पूरा रहेगा, और यूपीएससी में सांस्कृतिक इतिहास में। जिसमें म्यूजिक रहेगा, डांस रहेगा और कला, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रशासन से भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि कल्चर में प्रशासन भी आता है, इससे क्वेश्चन रहेगा। राजनीतिक इतिहास से क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसमें सांस्कृतिक भी रहेगा, कला भी रहेगा, प्रशासन भी रहेगा, राजनीति भी रहेगी, लेकिन इसमें राजनीति नो, यानी राजनीतिक इतिहास नहीं आपको पढ़ना। लेकिन आप यह समझ लीजिए कि जब तक आप राजनीतिक इतिहास को नहीं जानते हैं, तब तक इन घटनाक्रमों को आपको रिलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप राजनीतिक इतिहास का किस्सा कहानी सुनिए, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन बन पाए। इसलिए सीधे सीधे क्वेश्चन बनना बड़ा मुश्किल की बात। नंबर 2, नंबर 3 में आता है लेटर मुगल पीरियड या उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, या इसी को कहा जाता है पूर्व आधुनिक काल। पूर्व आधुनिक काल, यह समय आपका रहेगा 1707 to 1857। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि 1707 से ही आधुनिक काल की गणना करना शुरू कर देते हैं, काउंटिंग कर देते हैं। लेकिन रियल रूप में मेरे यहाँ जो मॉडर्नाइजेशन आई या 1857 के बाद, यानी 1857 के रिवॉल्यूशन के रिवोल्ट के बाद, ठीक है, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और राष्ट्रवाद का उदय होने के बाद ही हमारे यहाँ मॉडरेट वर्ग आए, और उस मॉडरेट वर्ग ने तमाम तरह के सुधार के कार्य किए या उसका प्रयास किया, और धीरे धीरे कांग्रेस की स्थापना हो गई, और यहाँ से फिर राष्ट्रवाद का हम लोग चलन पढ़ते हैं। इसलिए इसमें हम लोग
इसको 3 पार्ट में बांटना पड़ता है और तभी आप इसे समझ पाते हैं। नंबर 1 हो गया उत्तर मुगल शासक। उत्तर मुगल शासक, उत्तर मुगल शासक में नंबर 1 बहादुर शाह फर्स्ट, नंबर 2 जहांदार शाह, नंबर 3 खरगोशिया, नंबर 4 मोहम्मद शाह, नंबर 5 अहमद शाह, नंबर 6 आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड, या इसी के आगे लगाते हैं जफर, यानी यह व्यक्ति शेरो शायरी का काफी शौकीन था। नेक्स्ट इसका दूसरा जो पार्ट है, इसमें आप पढ़िए क्षेत्रीय शासक। क्षेत्रीय शासक में पढ़िए बंगाल, हैदराबाद, मराठा, मैसूर, अवध, त्रावणकोर, पंजाब। ठीक है, इसलिए इन सभी राज्यों के साथ मुगलों का क्या संबंध है, इसको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरा कॉलम बनाइए किसकी, तो यूरोपीय कंपनियों, यूरोपीय कंपनियों, इन कंपनियों में बनाइए किसका, तो पुर्तगाली, डच,
अंग्रेजी, डेनिश, फ्रांसीसी। ठीक है, इसलिए अगर देखा जाए तो सबसे अधिक उलझा हुआ इतिहास यहीं का है। और इस सेक्शन को जिसने सही नहीं समझा, यहाँ से यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए इक्वल है। यहाँ से आपको पॉलिटिकल और कल्चरल दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी और बीपीएससी का सिलेबस समान है। ठीक है, इसलिए यहां पर आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा और इस सेक्शन को आप अधिक ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद अब जस्ट चले आते हैं इसको तो मॉडर्न में आ जाते हैं। और मॉडर्न में इसकी भूमिका है, क्योंकि आगे जितना भी देसी राज्य जो बनेगा मेरे यहाँ, वह इन्हीं सब में से आएगा। इसलिए इसकी प्रकृति को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में अंग्रेज खुद से नहीं रहा, उसको रखा गया। और रखा किसने? तो हमारे ही लोगों ने रखा, जो आज के डेट में बड़े बड़े राजे रजवाड़े हैं। ठीक है, इसलिए इस नेचर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी ने भारत में मुगलों को कमजोर किया और इसी ने कंपनी को भारत में स्थापित करने का भी एक मौका दिया। इसलिए जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एनसीएन पे एक दौर है जिसको सामंतवाद या राजपूत काल कहते हैं, और सामंतवाद ने ही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कराई, और सामंतवाद ने ही भारत से दिल्ली सल्तनत का खात्मा भी कराया। सामंतवाद ने ही मुगल को लाया और सामंतवाद ही मुगल को समाप्त भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए इन राज्यों की प्रकृति को पढ़नी बहुत जरूरी है, तभी आपको रियल रूप में समझ में आएगा कि आखिर में मुगल का क्यों पतन हो गया। मुगलों की अपनी भी कुछ बातें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इसमें से अगर कोई राज्य चाहता तो दिल्ली पर आ सकता था। अवध राज्य था, काफी ताकतवर राज्य था, मराठे काफी ताकतवर थे, लेकिन किसी ने भी यह कोशिश नहीं की कि मुगलों को हराकर, मुगलों को हटाकर हम दिल्ली पर राज करें और पूरे भारत का यूनिफिकेशन करें। इसने मुगलों को लगातार कमजोर किया और इसने लगातार इन कंपनियों को आगे बढ़ाने का काम किया। और यही कारण है कि 1857 के बाद हम पहुंच गए किसके पास? अंग्रेजों के पास पहुंच गए। इसलिए आज भी आप देखते हैं कि भारत का यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारे भारत में एक लैंग्वेज है ही नहीं। अलग अलग समय में अलग अलग लैंग्वेज आता चला गया, एक प्रशासन भी नहीं रहा। किसी एक वंश ने, अगर मान लीजिए कि मौर्य ने ही पूरा का पूरा रन किया होता, अगर उसी ने शासन किया होता तो आज एक अलग बात थी, हम लोग मौर्यों के अंदर रहते। जैसे ब्रिटेन में एलिजाबेथ का फैमिली है, वह भी नहीं हुआ। एक भाषा भी मेरी नहीं चली, इंडस सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया, उसके लैंग्वेज को आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। मौर्य प्राकृत लैंग्वेज चला रहा था, वह भी चला गया। संस्कृत, वैदिक संस्कृत या फिर उसके बाद संस्कृत आगे बढ़ी, वह भी नहीं रही। फिर आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत आ गया, इसने उर्दू फारसी को दरबार की भाषा बनाई, यह आगे बढ़ा। मुगलों ने भी फारसी को राजभाषा बनाई, यह भी आगे बढ़ा। अंग्रेज आया, उसने अंग्रेजी दे दिया। और आज देखते हैं नहीं चाहते हुए भी आपको अंग्रेजी पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप कोसों पीछे प्रतियोगिता से। इसलिए ना हम हिंदी के ना इंग्लिश के, आज अगर आप ये कर देंगे कि अनाउंस कर देंगे कि हिंदी ही हमारी राजभाषा होगी या हिंदी में ही सारा का सारा काम काज किया जाए, आज देखिए भारत में दंगे फसाद हो जाएंगे। दूसरी बात, जितने भी आप देखते हैं कि उत्तर भारत के जो हिंदी के हितैषी लोग हैं, लगभग सभी ने एक एक इंग्लिश स्कूल खोल कर रखा है। और उस स्कूल में देखिए
कि आप बच्चा अगर हिंदी बोल दिया तो उसको 50 रुपये का फाइन लग जाता है। और फिर यही नेता लोग बाहर निकलते हैं और हिंदी दिवस के अवसर पर काफ़ी तामझाम करते हैं। अब आप बताइए कि हिंदी कैसे आगे बढ़ सकती है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ इतना जो फ्रिक्शन का कारण है, डाइवर्सिटी का कारण है, यही है। इसलिए जिस देश में एक भाषा नहीं होगी उस देश में कभी भी एकता आ ही नहीं सकती है। और यही कारण है कि हमारे देश में अगर कोई सरकार अच्छा भी करने जाता है तो उसकी टांग दूसरा खींच देता है। ओके, इसलिए यह है उलझा हुआ इतिहास है। फिर मैं जब इसके एक एक लाइन को डिफाइन करूंगा उस समय आपको मजा भी आएगा और समझ में भी बात आएगी। लेकिन आपका सिलेबस कम से कम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ओके, आज आप इसको एंजॉय कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा और उसमें मॉडल को डिफाइन करूँगा।